नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी क्लास। इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया था। आज की जो क्लास है इसमें हम आपको पढ़ाएंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। हमने ज्योग्राफी इससे पहले लगभग कंप्लीट कवर कर लिया है। तो अब जो हाईलाइटेड टॉपिक हैं या जहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं उन्हें हम टारगेट करके टॉपिक वाइज पढ़ाई अब स्टार्ट किए हैं। तो आज के हमारी क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, क्या इनका प्रभाव है, इन पर किसका प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सी जलधाराएं गर्म है, कौन कौन सी ठंडी हैं। सीधे सीधे आपके एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप वो सारी चीज़ सीख पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जीएस की संपूर्ण क्लास यहाँ पर आपको फ्री में मिलती है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें और शेयर भी करें। बात करेंगे आज हम महासागरीय धाराओं की। क्या होती है महासागरीय धाराएं, ये देखेंगे। कौन कौन सी धाराएं ठंडी है, कौन कौन सी गर्म है, उनका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ आप आज समझ पाएंगे। तो हेडिंग आप लिखेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, ओशेनिक करंट, ये क्या होती है? तो सबसे पहली बात तो इसकी एक परिभाषा नॉर्मल से आप लिख लेंगे कि ये होती क्या है। महासागरीय धाराएं जो है महासागरों के बृहत जलराशि का एक दिशा में, क्या महासागर के बृहत जलराशि का एक दिशा में संचरण, एक दिशा में संचरण महासागरीय धाराओं को जन्म देता है। महासागरीय धाराओं को जन्म देता है, महासागरीय धाराओं को जन्म देता है। ठीक है ना। तो महासागरों के बृहत जलराशि का जो है एक दिशा में संचरण महासागरीय धाराओं को जन्म देता है। ठीक है ना। इसके अलावा महासागरीय धाराएं क्या है, इसको सिंपली अगर आपको समझना है तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महासागर है और इसमें जल है, ठीक है ना। तो जो जल होता है, आपने कभी जो है पानी को बहते हुए देखा होगा, तो उनमें एक दिशा होती है, एक लय होता है बहने का। ठीक है। तो जब बृहद यानी कि बहुत ज़्यादा जलराशि एक साथ किसी दिशा में बहती है तो उसे जलधारा कह दिया जाता है, उसे महासागरीय जलधारा या ओशियनिक करंट कह दिया जाता है। ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि इन पर प्रभाव किसका किसका होता है। ठीक है ना। इन पर प्रभाव किसका किसका होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। दूसरा, इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। इसके अलावा जो दूसरा इनके ऊपर प्रभाव होता है वह है कोरओलिस बल का प्रभाव होता है। किसका? कोरओलिस बल का प्रभाव होता है। कोरओलिस बल का प्रभाव होता है। कोरओलिस बल क्या है? ये एक ऐसा बल है जो कि पवन और धाराओं की दिशा को मोड़ देता है। और वो जो बल का मुड़ने का जो नियम है, उस नियम को दिया था किसने? फेरल ने। किसने? फेरल ने। तो फेरल का नियम है कि कोई भी धारा, कोई भी करंट, चाहे वो एयर करंट हो यानी कि कोई वायु राशि हो या कोई जल करंट हो यानी कि वाटर करंट हो, ओशियनिक करंट हो, वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर
उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है ना, ये किसका नियम है? फेरल का नियम है। और जिस बल के कारण मुड़ जाती हैं वो कौन सा बल है? वो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस बल है। ठीक है ना। तो जो ओशनिक करंट है उन पर किसका प्रभाव है? गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है। उन पर फेर जो है कोरियोलिस बल का प्रभाव है, जो कि फेरल का नियम है, उसका भी प्रभाव होता है। इसके अलावा वायुमंडलीय कारकों का भी प्रभाव होता है, जैसे तापमान का प्रभाव होगा। इसके अलावा पवन, वर्षा आदि का प्रभाव होता है। पवन, वर्षा आदि का प्रभाव होता है। ठीक है ना। पवन का प्रभाव होता है, वर्षा का प्रभाव होता है। ठीक है ना। तापमान का प्रभाव होता है। इसके अलावा लवणता, घनत्व और बर्फ का पिघलना। ठीक है ना। लवणता यानी कि उसमें नमक की कितनी मात्रा है, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना और घनत्व, बर्फ का पिघलना और घनत्व, इनका भी प्रभाव होता है। किस पर? महासागरीय धाराओं पर। ठीक है ना। अब किस प्रकार होता है थोड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इन पर इन सारे कारकों का प्रभाव होता है। तो आप जानते हैं कि धरातल पर जितनी भी चीजें हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल वर्क करता है, अतः जलधारा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और वो उनकी दिशाओं को मोड़ने में भी सक्षम होता है, एक कारण होता है। कोरियोलिस बल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तापमान, टेम्परेचर एक फैक्टर है जो वर्क करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो है जल का क्या होता है, ह्रास होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी उसकी दिशा को बदलेगा, क्योंकि जल जो है अधिक जलराशि से कम जलराशि की ओर धारा बहेगी, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो तापमान का प्रभाव होता है। पवन, हवा की दिशा जलधाराओं को मोड़ने का काम करती है, इसको आप बहुत ही नॉर्मली महसूस भी कर सकते हैं। वर्षा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जहां पर वर्षा ज्यादा होगा वहां पर जल ज्यादा होगा और जलराशि की दिशा जल से डिसाइड होती है, अतः वर्षा भी एक कारण बनेगा। लवणता, ठीक है ना। तो लवणता भी एक प्रमुख कारण है धाराओं को दिशा देने में। बर्फ का पिघलना, इससे भी जल का निर्माण होता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक कारण बनेगा। और घनत्व, तो इन सब का समुद्री जलधाराओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन सी जलधाराएं गर्म हैं और कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं। इस प्रकार आप ये समझ पाएंगे कि जो महासागरीय धाराएं हैं वो दो प्रकार से वर्गीकृत होती हैं और उसका आधार क्या होता है? तापमान। क्या होता है? तापमान। तो तापमान के आधार पर दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। एक तो गर्म जलधारा, एक होती है आपकी गर्म जलधारा और दूसरी है आपकी ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है ना। तो दो जलधाराएं, दो प्रकार की जलधाराएं होती है। उनका आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार है तापमान। ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि ये गर्म क्यों है और ठंडी क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इसे पृथ्वी का एक मैप जो है समझें, मैं मार्कर चेंज करता हूं, चल नहीं रहा है। तो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और इसमें अलग अलग जो है जल राशियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो आपने जो अक्षांश और देशांतर वाला क्लास था उसमें पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, सूर्य का सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं पर प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बरसात भी खूब होते हैं, यानी कि जो वहाँ की जलवायु होती है वो बहुत ही गर्म जलवायु होती है। जैसे आप देखेंगे जो अफ्रीकी देश हैं
वो विषुवत रेखा पर पड़ते हैं तो वहाँ के लोग कितने काले होते हैं। इसके अलावा अमेजन का पूरा बेसिन आप देखेंगे, अगर आप इंडिया में देखें तो तमिलनाडु और केरल के लोगों को देखेंगे एकदम काले होते हैं, और केरल तमिलनाडु में टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा हाई होता है अपेक्षाकृत उत्तर भारत के। तो जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो जो जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती हैं, जो जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती हैं, उनका टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। और वह जलधाराएं जो उच्च अक्षांश से, अब उच्च अक्षांशों पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है, तो उच्च अक्षांश से जो जलधाराएं निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं, इनका टेम्परेचर कम होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसी जलधाराएं जो कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती हैं, उनका तापमान ज्यादा होता है, और ऐसी जलधाराएं जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं, उनका तापमान कम होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। अब इनका उपयोग क्या हो, जलधाराओं का उपयोग क्या होता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जलधाराएं बहुत प्रभावित करती हैं पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को। कैसे, जो गर्म जलधाराएं हैं ये वर्षा को बढ़ाती हैं, किसको, वर्षा को इंक्रीज करती हैं। तो जिस महाद्वीप के पास से गर्म जलधाराएं गुजरती हैं वहां पर अच्छी वर्षा प्राप्त होती है, और अच्छी वर्षा अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वहीं पर जो ठंडी जलधाराएं हैं वो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं, किसको, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि वायु ठंडी होकर के नीचे बैठती है, और जब वायु नीचे बैठेगी तो उसमें संघनन नहीं होगा, कंडेंसन नहीं होगा, और बरसात नहीं होगी, इसलिए वो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं। तो जिस कॉन्टिनेंट के समीप से ठंडी जलधाराएं गुजरती हैं, लोग तो बड़े गोरे गोरे होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे 0-0 होते हैं, क्योंकि वहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं। अमूमन महाद्वीप के पूर्वी भाग में गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं। जो महाद्वीप के पूर्वी भाग होते हैं वहां पर गर्म जलधाराएं पाई जाती हैं, जबकि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। इधर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है ना। इससे भी अच्छा सुयोग या संयोग जानते हैं क्या होता है, जहां पर दो जलधाराएं विपरीत स्वभाव की आकर के मिलती हैं। अगर ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं आपस में आकर के मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो मछली उत्पादन के लिए या समुद्री जीवों के उत्पादन के लिए जिनका भक्षण करते हैं, जो है चाइना और जापान वाले तो खूब खाते हैं, इंडिया के लोग भी खाते हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। तो जो समुद्री भोजन होता है उनका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, कहाँ पर, जहाँ दोनों जलधाराएं आकर के मिलती हैं, ठंडी और गर्म। तो वो अपने आप में मछली प्रोडक्शन के लिए, या यूं कहें कि पूरे समुद्री भोजन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी हो जाती हैं। और उसके पीछे का कारण जो है वो ये होता है कि जहां पर दो अलग अलग स्वभाव की जलधाराएं मिलती हैं, जो प्लैंकटन होता है वहां पर उनकी वृद्धि ज्यादा हो जाती है, और उन्हीं प्लैंकटन को खा करके समुद्री जीव बड़े होते हैं। तो यही कारण है कि वहां पर बहुत भारी मात्रा में समुद्री जीव पाए जाते हैं। और आप देखेंगे जो जापान का जो पूरा क्षेत्र है, जापान के लोग समुद्री भोजन ज्यादा करते हैं। उसके पीछे एक रीजन ये है कि वहां पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का एक समन्वय पाया जाता है, इसलिए वहां पर समुद्री भोजन ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। तो किसी जगह का जो कल्चर है ना, उसके पीछे जियोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अब हम ये नोट डाउन करेंगे कि कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं और कौन सी जलधाराएं गर्म हैं। अभी तक जो बातचीत हुई इसका प्रयोग आप आईएएस के पेपर में कर पाएंगे, यानी कि समझने वाली बात थी। अब आपको गर्म और ठंडी जलधाराएं याद करना है ताकि यूपी पीसीएस का सवाल भी आप कर पाए। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए गर्म एवं ठंडी जलधाराओं को। ठीक है ना। इसको मैं साफ कर देता हूं और उसके बाद में लिस्ट बना करके आप रख लेंगे, या केवल एक को याद कर लेंगे, केवल गर्म याद कर लिया, केवल ठंडी को याद कर लिया,
तो बाकी जो दूसरा वाला आएगा आप फट से पहचान लेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके क्या होते हैं, जो है विकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो वहां पर बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा गर्म है और कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है ना, तो इसकी लिस्ट मैं आपको लिखवा देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए ठंडी जलधाराओं को पहले आप लिखेंगे। ठंडी जलधारा, पहली ठंडी जलधारा जो आपकी है वो है कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा ये ठंडी जलधारा है। दूसरा आप लिखेंगे हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। इसके अलावा आप लिखेंगे तीसरा बेंगुला, क्या, बेंगुला, बेंगुला जलधारा जो आपका साउथ अफ्रीका है उसके नीचे वाले पार्ट से गुजरता है, और यही कारण है कि आप देखते होंगे जब साउथ अफ्रीका की टीम कहीं खेलने क्रिकेट जाती है तो वहां पर आपको दो प्रकार के मानव दिखाई देते हैं। एक तो एकदम काले, यानी कि जो दिखते ही नहीं है, जैसे रबाडा, और उन्हीं के साथ साथ आपको एबी डिविलियर्स दिखाई देते हैं, और एबी डिविलियर्स बहुत गोरे हैं, दोनों एक ही देश में पैदा हुए। तो आप कभी कभी सोचिए इस बात को कि आखिर क्या वजह है कि एबी डिविलियर्स बहुत गोरे हैं और रबाडा इतने काले हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके पीछे रीजन यही बेंगुला ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये जो है दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट से एकदम गुजरती है और आसपास के टेम्परेचर को बहुत ठंडा रखती है, यानी कि पूरा यूरोप वाला माहौल बना देती है। ऐसे में क्या होता है कि जिन लोगों का जन्म उसके आसपास हुआ वो गोरे हैं, ठीक है ना, और जिन लोगों का जन्म उससे थोड़ा ऊपर हुआ है वो अफ्रीकी प्रभाव के कारण काले हैं। ठीक है ना, तो आप जब कोई ऐसी चीज देखें, कोई ऐसी विविधता देखें, कोई ऐसी डाइवर्सिटी देखें, तो उस पर विचार जरूर करें कि इसकी वजह क्या है। ठीक है ना, तो अगला जो आपका ठंडा जलधारा है उसको देखते हैं क्या है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, इसके अलावा पांचवा आप लिखेंगे ओयोसियो, ओयोसियो, ओयोसियो एक ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो एक गर्म जलधारा है। इन दोनों का मिलन स्थान ही वह स्थान है जहां पर बहुत सारा समुद्री भोजन प्राप्त होता है, वो जापान के पास में पड़ता है। ठीक है ना, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ठंडी जलधाराएं हैं। इनमें से एक और है केनारी जलधारा, उसको भी आप लिख लीजिए। केनारी जलधारा, कौन सी, केनारी जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। इसके अलावा पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कौन सी, पूर्वी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड। तो आप ये ठंडी वाली जलधारा याद कर लेंगे तो गर्म वाला अपने आप उससे अलग हो जाएगा। दो चार में गर्म जलधारा भी लिखा दे रहा हूं। गर्म जलधारा, गर्म जलधारा नोट डाउन करेंगे। उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय और दक्षिणी विषुवतीय धारा। ठीक है ना, तो मैंने कहा था कि निम्न अक्षांश से अगर उच्च अक्षांश की ओर बहेगी तो धारा का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, वो उच्च तापमान वाली धारा होगी, यानी कि गर्म जलधारा होगी। ठीक है ना, इसके अलावा अब देखेंगे गल्फ स्ट्रीम, ये भी आपका क्या है, एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। चौथा क्यूरोशियो, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो और ओयोसियो में लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये एक जैसा ही नाम है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्यूरोशियो क्या है, गर्म जलधारा है, जबकि ओयोसियो आपकी क्या है, ठंडी जलधारा है।
तो इस प्रकार ये अलग अलग आप आइडेंटिफाई अब कर पाएंगे कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी गर्म है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एटलस खरीद लीजिए और उसमें सारी जलधाराएं मैप पर दिखाई गई हों, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब अगले वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।